गुड इवनिंग। देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आज लास्ट डे रहेगा, ठीक है। जितना हो पाता है मैं कोशिश कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले तक का सारा आज मैं एक बार रिवाइज करा दूं, मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बच जाता है तो आप क्लास नोट्स में मैंने कराया हुआ है, वहां से कवर कर लेना। इजी टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें कंफ्यूजन भी नहीं होती है ना। फॉर्मूले याद करने हैं बस। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम लोग साइड बाय साइड 12th का पढ़ रहे होंगे, है ना, बाकी के चैप्टर्स। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने ये एपरेंट हाइट वाले क्वेश्चंस करे थे। इसके बाद मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ये तो मैंने क्लास में करा दिया था। हॉरिजॉन वाला ये होमवर्क क्वेश्चन था, हो गया था। ये भी होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है, ये करा ही दिया था। फिर टॉपिक आता है ग्लास स्लैब का, है ना, कि ग्लास स्लैब क्या करती है, पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर देती है ना, शिफ्ट कर देती है चीजों को। अगर मैं किसी के भी बीच में ग्लास स्लैब लगा देती हूँ तो क्या होगा, मान लो हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। मान लो इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का म्यू है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पर किसी मीडियम में रखी हुई है जिसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस है। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस स्लैब से क्रॉस करेगा तो पहली वाली बाउंड्रीज पे कुछ रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये जो सेकंड बाउंड्री है यहाँ कुछ रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है तो उसे तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे दिखाई देगा, ठीक है। जिसे हम क्या बोलेंगे, इसकी एपरेंट पोजीशन बोलेंगे, कि मुझे ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जर्वर को यहाँ दिखाई देगा ओ डैश पे। तो ये जो शिफ्ट आया है इसे बोलते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। तो स्लैब ने क्या किया, शिफ्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब ये शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, शिफ्ट प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही तुम्हारा ये क्या होगा, शिफ्ट प्रोड्यूस होगा। अगर मेरी ये रेज की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका मतलब ओ डैश का जो शिफ्ट है वो सेम इसी डायरेक्शन में होगा। कंडीशन क्या है इसमें वो देखते हैं। पहले हम शिफ्ट लिखते हैं कि डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा। क्या फॉर्मूला है डेल्टा एक्स का, बताएगा कोई बच्चा, टी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, से स्लैब का भी ऐसे हो जाएगा, सराउंडिंग का क्या लिख दें, सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, ठीक है। तो ये शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, लेकिन कब कब होगा ये, अगर स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू सराउंडिंग ज्यादा है तब ये इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मान लो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू स्लैब, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। शिफ्ट की अप डायरेक्शन क्या हो जाएगी,
ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू टी 1 - सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में स्लैब। अगर सराउंडिंग मेरे पास एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो इस जनरली एयर के केस में होगा, तो एयर के केस में शिफ्ट जो होगा किस डायरेक्शन में होगा बेटा, जिस डायरेक्शन में आपकी रेज है, ठीक है। और जितनी बार तुम्हारी रेज इस स्लैब को क्रॉस करेंगी उतनी बार शिफ्ट लगाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं अगर यहाँ पर एक मिरर रख देती हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, बेटा ध्यान से सुनो, सपोज मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया, अब क्या होगा, मिरर से ये रेज दोबारा टकराएंगी, यस और नो, मुझे बताओ। पहले में गई तो पहली बार टकराई रेज, ठीक है। अब ये रेज मिरर से यहाँ पे दोबारा टकराएंगी ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो यानी फिर से एक शिफ्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब जो सेकंड शिफ्ट आएगा उसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसमें डायरेक्शन अब ये वाली हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में स्लैब को क्रॉस करेगी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट आ जाएगा। तो जब सेकंड बार इसको क्रॉस करके जाएगी तो शिफ्ट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी डेल्टा एक्स, ठीक है। आओ ये वाला क्वेश्चन करो पहले फटाफट। ये क्लास में लेट जो बच्चा आएगा ना, मैं नहीं आने दूंगी, एक एक मिनट कीमती होता है। इसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें शिफ्ट, अब ये कह रहा है कि हमें ऑब्जर्वर को तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, एपरेंट डिस्टेंस निकालो। पहले हम एपरेंट डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे शिफ्ट निकालना पड़ेगा। और देखो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। पहला शिफ्ट, फिर एक यहाँ से सेकेंड डायरेक्शन में, तो यानी कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा ओ डैश, तो शिफ्ट की डायरेक्शन पता चल गई कि शिफ्ट की डायरेक्शन ये है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स निकालो, कितना हुआ, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, 1 - 1 सराउंडिंग मीडियम एयर है 1, ये कितना हो जाएगा 2। तो बेटा शिफ्ट कितना आया, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फाइव। अब 5 सेंटीमीटर तो आया, अब सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन की, 5 सेंटीमीटर कहाँ लेके जाएं। तो रियल ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, इधर डायरेक्शन में। तो इस स्लैब से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 सेंटीमीटर नजदीक ले आए, 15 सेंटीमीटर हो गई। ऑब्जर्वर से कितना हो जाएगा, 10, 10, 20 और 15, कितना आया, 20 + 15 सेंटीमीटर, कितना ऑप्शन आया, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये शिफ्ट निकालने हैं। अब याद रखना, जितनी बार तुम्हारी स्लैब होगी उतनी बार शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक स्लैब, दो स्लैब, तीन स्लैब हैं, तो जितनी बार स्लैब होंगी वो उतनी बार शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। मान लो पहली डेल्टा x1, दूसरी स्लैब डेल्टा x2, तीसरी डेल्टा x3 का शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। अगर टोटल शिफ्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, टोटल शिफ्ट के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा, डेल्टा x1 + डेल्टा x2 + डेल्टा x3। अब देखो जो सराउंडिंग का, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो जरा कैसा है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके मीडियम से, स्लैब के मीडियम से ज्यादा है, ज्यादा है कम है, 4/3 क्या होगा, 4/3 इज लाइक 1.33, यस मैम। 1.33 होगा ना। तो इसका 1.5 है, इसका 1.0 है, तो सबके लिए अलग अलग निकलेगा। देखो जिसके लिए जैसे 1.0 के लिए सराउंडिंग वाला ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी, ये याद रखना, ठीक है। बाकी दोनों ये पॉजिटिव शिफ्ट करेंगे। नेगेटिव शिफ्ट मतलब अपनी डायरेक्शन से अपोजिट में शिफ्ट करेगी, जैसे ऑब्जेक्ट की रेज ऐसे निकलेंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो जो सेकंड वाली का शिफ्ट होगा वो इस डायरेक्शन में लेना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर सराउंडिंग का मीडियम स्लैब की मीडियम से ज्यादा है तो शिफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। फटाफट मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ। जल्दी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है।
क्या लिखोगे? टोटल शिफ्ट। पहली वाली का थिकनेस 45 सेंटीमीटर, 1 माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 डिवाइडेड बाय कितना साइन आया? अब 1.5, ठीक है, प्लस सेकेंड वाली का 24 सेंटीमीटर, 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 24, 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको पहले ऐड करो, कितना बनेगा? इसको ऐड करके कितना बनेगा? मैम 3। है ना, 3 सेंटीमीटर आएगा बेटा, 3 सेंटीमीटर आया टोटल शिफ्ट। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। देखो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव आया होगा सबका, चेक करो, सेकंड वाला नेगेटिव आया होगा। ये Yes, नेगेटिव ma'am. क्यों दिखा रहा है? ये अपने आप, इसने अपने आप अरेंज कर दिया उसको कि शिफ्ट नेगेटिव है। ठीक है, अब तुम्हें अपने आप से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, तो किस डायरेक्शन में? 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही शिफ्ट हुआ होगा, यानी इधर की तरफ 3 सेंटीमीटर। अगर नेगेटिव आता तो पता चल जाता, नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। बात समझ में आ गई? तो 3 सेंटीमीटर और नजदीक आ गया, तो पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स such that image form on the object itself. Refractive index, find the value of x की वैल्यू बताओ so that image form on the object is itself. ओके, तो यानी इस ऑब्जेक्ट पर हमें इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट तो खुद 3 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, तो कैसे करोगे? अब देखो ये ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से कितनी दूरी पर है? r से 10 सेंटीमीटर, ये ऐड करो इन्हें, 45, 24, 54 प्लस 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया बेटा? ये 5, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऐसे होना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाए उसका। देखिए कितना बनेगा। ये सब ऐड करो, 45 प्लस 24 प्लस 54 प्लस 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा ये ऐड करके एक बार बताओ जरा। 123 120। मैम 3 भी ऐड करना है ना बीच में? 3 नहीं ऐड करना, 3 ऐड नहीं करा तो कितना आया है? 120 सेंटीमीटर, 120। इसकी वजह भाई अपने आप को म्यूट करो। आर उसी कितना दिया हुआ है? 150 सेंटीमीटर। Then find the value of the image form on the object itself. रेडियस ऑफ कर्वेचर बनना चाहिए था ये। मैम तीनों की थिकनेस और 10 को ऐड करना है। यस 130 आएगा। 133। 133। यस मैम 133। एक देखो इन सबको ऐड करके रेडियस ऑफ कर्वेचर 150 सेंटीमीटर है ना, ये इस तरीके से ऐड होना चाहिए कि 150 के बराबर बैठे। बात समझ में आई? तो एक बार, क्योंकि सेंटर पे कर्वेचर पे इमेज बनेगी तब जब ऑब्जेक्ट वहां रखा होगा, तो इसको एक बार ऐड करके मैं ही देखती हूँ। 54 प्लस 24 प्लस 54 प्लस 10 सेंटीमीटर, 133 सेंटीमीटर आ रहा है ये, है ना? तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? देखो मैं लिखूंगी 133 सेंटीमीटर प्लस ये ओ की जो पोजीशन है एक्स, ये किसके बराबर होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए, करेक्ट? ये जो एक्स है और 133 है, ये 150 के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट वहां होगा तभी इमेज वहां पर बन पाएगी। लेकिन ये होता अगर मेरे पास क्या नहीं होती, ये स्लैब नहीं होती, है ना? अगर स्लैब नहीं होती तब ये पॉसिबल होता। अब स्लैब ने तुम्हारे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ 3 सेंटीमीटर, तो इसमें से क्या माइनस करोगे? 3, 3 माइनस कर दोगे, करेक्ट? तो कितना आया ये? 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 150। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा इसका? ए नहीं है, इसका बी ऑप्शन है। बात समझ में आई?
क्या हुआ? हम्म, क्या किया है? अगर देखो, अगर ये स्लैब नहीं होती तो हम क्या चाहते, अगर ऑब्जेक्ट जहां रखा है वही इमेज बननी चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 150 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए थी इमेज ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, 150 सेंटीमीटर की। तो 150 सेंटीमीटर के बराबर रख दिया 133 प्लस ये वाला x, लेकिन स्लैब की वजह से शिफ्ट हो गया, कितना 3 सेंटीमीटर क्लोज आ गया, तो उस 133 में से 30 घटा दिया क्योंकि क्लोज आया है, दूर जाता तो ऐड कर देते। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला आता है मेरे पास? देखो, अगर मेरे पास ये स्लैब है, यहां से ये लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो ये क्या करेगी, कुछ ना कुछ बैंड हो जाएगी इस तरीके से, फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में चली गई, एयर में चली गई, यानी अब ये नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगी, यानी इस तरीके से। ठीक है, और ये मेरी हो गई यहां से रियल पोजीशन जो इस इंसिडेंट की होनी चाहिए। अब यहां पर हम निकालते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूं, ये जो येलो लाइन से बनाया है ये है मेरा क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसकी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि मेरी लेंथ में कितना चेंज आ गया। यानी इंसिडेंट रे ये थी, ये एंगल आई हो गया, ये वाला एंगल आर बनेगा, ये कौन सा एंगल हो जाएगा बताओ, डेल्टा, कल ही सिखाया था। किसके बराबर होगा डेल्टा, आई माइनस आर के बराबर। तो यानी ये मेरा एंगल हो गया आई माइनस आर के बराबर। अब बेटा मुझे ये लेंथ निकालनी है, इस लेंथ का नाम दे दो पी क्यू। पी क्यू लेंथ निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे, पी क्यू और इस वाले ट्राइंगल को नाम दे दो एम। इस पी क्यू एम से कैसे निकाल सकते हो बताओ, कैसे निकालेंगे? यहां से हमको ये पी क्यू वाली लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है कि पी क्यू की लेंथ जो बनती है ये बनती है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ठीक है, टी क्या है, टी इस स्लैब की थिकनेस है, साइन आई माइनस आर कौन सा एंगल है, ये वाला, आर कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल। ठीक है, इसमें फिर सेकंड केस क्या बनता है, अगर कंसिडर करो आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, यानी 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इतने छोटे एंगल्स हैं, तो इस केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो इस केस में बताओ बेटा क्या होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पी क्यू टी एज इट इज। अगर साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा इज, हाँ साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या लिख सकते हो, सिर्फ थीटा, है ना। तो यहाँ पर टी आई माइनस आर आ जाएगा, और अगर कॉस आर बहुत स्मॉल है तो क्या लिख सकते हो, आर। हाँ हाँ, इफ कॉस आर वेरी स्मॉल कॉस थीटा नियरली इक्वल्स टू 0 1, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर 1 लिख दो, बस खत्म। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये स्मॉलर के केस में तुम्हारा शिफ्ट वो आया है डिस्प्लेसमेंट, कि कितना तुम्हारी जो रेज हैं डिस्प्लेस करेंगी। इसमें कई बार आई को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस, हाँ बोलो 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 सक्षम, हेलो सक्षम बोलो। मैम ये कॉस आर कहाँ से है, अपॉन में पी ये क्यू? यस नहीं, मैम। पी क्यू तो तुम्हारी ये थिकनेस ये है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, ये इसका फॉर्मूला है। अपॉन में कॉस आर कहाँ चला गया, नो क्या कह मैम, रहे हो? अच्छा फॉर्मूला है कि? हाँ ये फॉर्मूला है लेटरल शिफ्ट का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अभी डिराइव नहीं करेंगे इसको, ये फॉर्मूला है। कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें पी क्यू निकालना है तो पहले ट्राइंगल कौन सा ले लो, पहले ट्राइंगल ले लो पी क्यू एम वाला। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू एम। अब मैं जब ट्राइंगल पी क्यू एम में देखूंगी तो मुझे ये एमपी वाली लेंथ चाहिएगी, तो एमपी वाली लेंथ कहां से निकालेंगे, इस ट्राइंगल एमपी, ये वाला आर मान लो, इस ट्राइंगल एमपी आर से। ये टी है तो किसके बराबर बन जाएगा, अगर एंगल आर है तो एमपी निकाल सकते हो, देखो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये क्या हो जाएगा फिर बेस, तो बेस क्या हो गया टी, हाइट हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा मेरा एमपी। अब मेरे पास एमपी किसके बराबर आ गया, देखो टी अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से हम पी क्यू निकालेंगे अब ट्राइंगल एमपी क्यू से, ठीक है, सॉल्व कर लेना आ जाएगा। आपके पास एमपी वाली लेंथ हो गई, आपके पास ये डेल्टा है आई माइनस आर, तो निकाल सकते हो अब साइन थीटा से, है ना, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे निकल जाएगा, ठीक है। या देख लेना कौन से वाले फॉर्मूले से निकालना है, साइन से निकलेगा या टेन से निकलेगा। परपेंडिकुलर है, हाँ साइन से ही निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रही, यस साइन थीटा से ही निकल जाएगा बिल्कुल। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। दोनों सिनेरियो लिखवा दिए हैं। अगर साइन थीटा एंगल स्मॉल होते हैं तो क्या करना है, अरे यार इसमें तो लाइट चली गई, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट टू क्रॉस द ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ विड्थ 2 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू √2। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है तो बैठे रहना, ठीक है। तो टाइम टेकन टाइम टेकन निकालना है, कैसे निकाल पाओगे टाइम टेकन, टाइम सबसे पहले तो हमारे पास क्या होनी चाहिए कि रेज कितनी लेंथ तक यहाँ पर ट्रेवल करेंगी इस वाले में, तो लाइट रेज का एक्चुअल पाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला ना, दिस पाथ। तो यानी मुझे इस पाथ की सबसे पहले तो लेंथ चाहिए होगी। तो एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इसका लेंथ निकालो फिर टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अगर लाइट वैक्यूम में होती है तो किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। अगर मीडियम में होती है तो किससे ट्रेवल करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर होता है c अपॉन v, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम किसके बराबर हो जाएगा, c अपॉन म्यू के बराबर। ये मैंने वेलोसिटी भी निकाल ली, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया ही हुआ है √2, आ गई वेलोसिटी। अब चाहिए डिस्टेंस, तो ये जो मैंने डिस्टेंस निकाली है ना, जो ये हाईलाइट करी है, तुम्हें ये निकालनी पड़ेगी। बताओ कैसे निकाल सकते हो, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये मेरा एंगल आर हो जाएगा। तो एंगल आर कैसे निकाल सकते हो, स्नेल्स लॉ से, ठीक है। ये 2 मीटर्स है, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 2 मीटर, हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए यानी ये वाली लेंथ l, तो l किसके बराबर हो जाएगा 2 बाय कॉस थीटा। तो थीटा कहां से निकालेंगे, थीटा मेरा r है, कॉस r निकालो स्नेल्स लॉ से, ये कॉस r हो जाएगा। फटाफट बताओ, अब तो सारा कर दिया क्वेश्चन। जल्दी हो जाएगा अब तो बेटा, ये 2 बाय कॉस r निकालना है, बस कर लेंगे ये क्वेश्चन, सिर्फ r निकालना है यूजिंग स्नेल्स लॉ। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देना, ठीक है। तो आगे इस क्वेश्चन को आप एक बार कर लेना ट्राई। इसके बाद TIR आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सिर्फ हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, अगर मेरे पास लाइट रेज, मान लो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चली जाती है, मान लो ये हमारे पास यहाँ पर कोई कॉइन पड़ा हुआ है, इस कॉइन से लाइट रेज जा रही है, ठीक है, सपोज यहां पर गई,
और ये लाइट रेस क्या कर गई, ग्रेस करके चली गई सरफेस को, इस सरफेस को ग्रेस करके चली गई। ये मेरा एंगल आई हुआ। नॉर्मल से बनने वाला एंगल रिफ्लेक्टेड रे का क्या बनता है, एंगल आर। तो यहां पर देखा जा रहा है कि एंगल आर किसके बराबर बन रहा है, 90 डिग्री के बराबर बन रहा है। तो जब भी लाइट ग्रेस करके चली जाए सरफेस को, व्हेन डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और रेयर मीडियम का 1 है, तो क्या स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, देखो म्यू साइन थीटा सी इक्वल्स टू एयर के लिए 1 साइन आर। तो म्यू साइन थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल, साइन आर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री भी 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्रिटिकल एंगल कितना आएगा यहाँ से, 1/μ। 1/μ। अगर मेरी लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है, यानी मेरे पास इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो लाइट रे क्या करेगी, इससे बाहर ही नहीं जा पाएगी, TIR हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो ये वाला है ना, कि एरिया निकालो, कि एरिया क्या होगा। मान लो मेरे पास कोई टैंक है, इस टैंक के बॉटम में कोई कॉइन पड़ा हुआ है, या फिर क्या लगा, बल्ब लगा हुआ है, सॉरी बल्ब लगा हुआ है। तो मुझे बताओ कि इस टैंक में से सिर्फ कितना एरिया होगा जहां पर ये बल्ब दिखेगा ग्लो करता हुआ। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ, क्लास में भी कराया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है। सपोज यहां तक लाइट रेज जा रही है और इसके बाद ऐसे इंसिडेंट होके तुम्हारे ऑब्जर्वर की आंख में चली जाती है। अगर इसके बाद कोई लाइट रेज जारी होगी तो क्या हो रहा होगा, अंदर चली जाएंगी लाइट रेज, ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो यानी इसके बाद वाला जो भी एंगल होगा वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, नहीं है ना बेटा, लाइट रेज अंदर चली गई। सिमिलरली यहां पर लाइट रेज गई, यहां से ग्रेज होके इस तरीके से चली जाएंगी, यहां कोई ऑब्जर्वर बैठा होगा तो उसे वो दिख जाएंगी। तो ये मेरा क्या बन गया, ये हमारा क्या बनेगा, सर्कल, है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस जिसे बोलते हैं। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस तुम्हें निकालना है। कैसे फाइंड करोगे बेटा, बताओ, एरिया निकालना है, इसका मतलब रेडियस निकालनी पड़ेगी। आर कितना बन रहा है, ये वाली रेडियस आर, ये निकालनी है। ठीक है, सपोज करो ये एंगल आई है, आई मतलब क्रिटिकल एंगल थीटा सी। तो बेटा क्या ये एंगल भी आई बनेगा, यस और नो। देखो सेम लाइन का एंगल है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इफ दिस एंगल इज आई, क्या ये एंगल भी आई होगा, सेम लाइन पे एंगल बन रहे हैं वर्टिकल के साथ। दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई। अब कैसे निकालोगे, और हमें क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, डेप्थ दी हुई है, यानी ये वाली हाइट दे रखी है 80 मीटर की। अगर किसी तरीके से एंगल आई आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम इस आर को निकाल सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि मेरे पास ये 80 मीटर दिया हुआ है। अगर एक साइड पता है और एक एंगल पता है तो हम दूसरी साइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही तो कहती है ज्योमेट्री। अगर एक एंगल पता है और एक साइड निकाल लो, अगर एक साइड निकल गई तो हम कोई दूसरी साइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात रही एंगल आई कैसे निकाला जाए, कैसे, अभी तो सीखा था। एंगल आई यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बन रहा होगा, साइन थीटा सी किसके बराबर है, वो 1/μ के। तो साइन थीटा सी कितना आ गया मेरा बेटा, 1/, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, ये सब पानी है यहाँ पे, 1.33, करेक्ट। तो अब कैसे निकालोगे बताओ, एंगल आई भी आ गया, मतलब साइन थीटा से ये क्रिटिकल एंगल था, ये भी आ गया। अब क्या करने का, 3/4 हो जाएगा फिर, सो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को रख के कर देंगे। हाँ, अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करके निकाल दोगे, एंगल आ गया तुम्हारे पास। तो ये एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए क्या लगाएंगे हम, tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, रेडियस जो मुझे फाइंड करनी है। बेस कितना है बेटा, 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, 80 सेंटीमीटर। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी परपेंडिकुलर तो 1 ही होगा,
ये वाला बेस कैसे निकालोगे बेटा? बेस क्या हो जाएगा? 1.33 का होल स्क्वायर -1। बोलो यही हो जाएगा। इस दो इक्वेशन से आर आ जाएगी। इन क्वेश्चन में सिर्फ ज्योमेट्री लगनी है। क्या बोलते हैं, हाँ ज्योमेट्री। अब सॉल्व हो जाएगा। हम्म एकदम होश उड़े बैठे हैं। हेलो यस हेलो, क्या यस किया है मैम। बेटा? सिर्फ सबसे पहले स्नेल्स लॉ यूज करके हमने क्रिटिकल एंगल निकाला है। क्रिटिकल एंगल लगाने के बाद ये जो ट्राइंगल है एबीसी, बस इसमें अब ज्योमेट्री लगानी है। कैसे? टेन थीटा से। क्योंकि मेरे पास एक साइड परपेंडिकुलर है जो निकालनी है, एक बेस है जिसकी वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, बाय एंगल यहाँ पर आप टेन थीटा पुट कर दो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। घर पे जाके एक बार इन किताबों को खोल के देख लेना, अदरवाइज चीजें ऐसे ही उड़ती चली जाएंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो। मेरे पास अगर ये एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्लैब रखती हूँ। मिरर से जो ये स्लैब है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। स्लैब की थिकनेस जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है बेटा कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो फाइनल क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज निकालो। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। कनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है। तो देखो अगर मिरर के सामने ही कोई ऑब्जर्वर बैठा होगा, मिरर के पीछे तो ऑब्जर्वर कोई बैठ नहीं सकता। यहाँ ऑब्जर्वर बैठ के इसको देख रहा है कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या है। तो ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन कितनी आएगी बेटा? पहले अभी तो दी हुई है 30 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स निकालोगे कितना? थिकनेस इंटू 1 - 1/μ। हाँ जी, मैम बिना फोकल लेंथ के कैसे निकालेंगे? हाँ फोकल लेंथ लिख लो। कितनी लिखोगे? 10 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो पोजीशन निकालनी है फाइनल इमेज की। सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले निकालोगे शिफ्ट। किसका? ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन बेटा देखो, स्लैब को इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, तो यानी ऑब्जेक्ट का शिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, कहीं ओ डैश। कितना आ रहा है ये? थिकनेस 6 है, 1 - 1/1.5 कितना आया? मैम 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो यानी 2 सेंटीमीटर पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो नई पोजीशन कितनी हो गई ओ की? 28। 28। ठीक है, तो न्यू पोजीशन हो गई 28। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे? v की पोजीशन, कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हुई है। तो इमेज की पोजीशन निकालो, कितनी आ रही है? इमेज की पोजीशन तो एक बार जैसे ही इमेज की पोजीशन आ जाएगी तो ये देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, पहले पोजीशन निकालो कितनी आ रही है? -15.5। 15.5। ठीक है, तो मतलब इस तुम्हारे P यानी पोल और तुम्हारी स्लैब के बीच में कहीं इमेज बनी होगी, यहां पर, इधर कहीं। करेक्ट। तो जब अब तुम्हारा ऑब्जर्वर इस इमेज को देख रहा होगा, तो इस इमेज से जो रेज होंगी वो भी तो एक बार इस स्लैब को क्रॉस करेंगी। यस और नो? करेक्ट। तो यानी यस। इस इमेज को फाइंड करने के लिए एक बार शिफ्ट और लगाओगे। तो शिफ्ट कितना आया?
शिफ्ट तो 2 सेंटीमीटर का आया। अब 2 सेंटीमीटर को मुझे बताओ टुवार्ड्स पोल लेके जाओगे या टुवार्ड्स स्लैब? टुवार्ड्स स्लैब लेके स्लैब। जाएंगे। हाँ, टुवार्ड्स स्लैब लेके जाओगे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर को तुम्हारी इमेज कहाँ दिखाई देगी? यहां से तुमने बताया था कुछ 15.5 सेंटीमीटर है, तो यहां से निकाल लेना कितना बनेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये ऐड हो गया, 6 सेंटीमीटर स्लैब का ऐड हो गया, प्लस ये टोटल 20 है, 15.5 में 2 ऐड कर दो तो ये 17.5 हो जाएगा। 20 में से 17.5 घटा दो, ठीक है, तो 20 माइनस 17.5 ये तुम्हारी ये दिखाई देगी ना फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज बोलो। तो यहाँ पर 2 बार शिफ्ट आए हैं, एक बार ऑब्जेक्ट की वजह से और दूसरी बार इमेज की वजह से, क्योंकि इमेज को जब ऑब्जर्वर देखेगा तो एक बार फिर से स्लैब को क्रॉस करके ही देखेगा। तो इमेज से जो लाइट रेज ऑब्जर्वर की आईज पर पड़ेंगी तो वो दोबारा स्लैब से शिफ्ट लेंगी। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इमेज का शिफ्ट निकालना मत भूल जाना। ठीक है, इमेज का शिफ्ट भी निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिज्म। प्रिज्म तो वैसे तुम काफी बार कर चुके हो, प्रिज्म को छोड़ो, प्रिज्म लास्ट में देखेंगे अगर समय बचता है तो। ठीक है, प्रिज्म से पहले हम कर लेते हैं अब एक बार अपने रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेंस वाले। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन क्या होती है, प्रिज्म को समय बचता है तो लास्ट में कर लेंगे। रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, कि स्फेरिकल सरफेस से कितना रिफ्रैक्शन होगा। अगर मान लो मेरे पास ये स्फेरिकल सरफेस है बेटा इस तरीके से, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मीडियम मान लो μ1 है और ये मीडियम μ2 है ना, ये μ1 मानो और ये μ2 मानो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट रेज निकलेंगी और तुम्हारे इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो इस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं इमेज तो बनेगी। तो इमेज यहाँ पर जब हम फाइंड करते हैं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो अब इस कर्व्ड सरफेस का पोल भी यही होगा। ठीक है, पोल। अब जब इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी होगी तो देखो ये सरफेस है तो पोल की रेडियस कहीं यहाँ आएगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस तो ऐसा ही है। अगर ये पोल है तो इसकी रेडियस मेजर करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, है ना, ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें μ2 कौन सा मीडियम होगा, μ2 वो वाला मीडियम होगा जिसमें लाइट रेज एंटर करेंगी। μ2 वो मीडियम है जिसमें लाइट रेज एंटर करेंगी। μ1 कौन सा मीडियम है, लाइट रेज जहां से हाँ आ रही होंगी, है ना, जहां से लाइट रेज आ रही होंगी, वो वाला मीडियम मेरा फर्स्ट मीडियम हो जाएगा। अब बात आई रेडियस की, तो रेडियस जब लोगे तो पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे, और अगर इस तरीके का है, अगर ये वाली सरफेस है कन्वेक्स टाइप, तो कन्वेक्स के लिए तुम्हें रेडियस मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। और अगर ये डायरेक्शन आपकी अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट रेज है तो पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो रेडियस को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं वो कर लो, फिर थ्योरी पे आएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो अब की बार ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ही रख दिया। ठीक है, ग्लास स्लैब के अंदर ही सिचुएटेड है। ये तुम्हारा पोल होगा तो हर डिस्टेंस पोल से ही मेजर होगी। तो फॉर्मूला लगाओगे μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन r इक्वल्स सॉरी μ2 माइनस μ1 अपॉन r। बेटा इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी तो एंटर किस सरफेस पे किस मीडियम में करेंगी, फर्स्ट वाले मीडियम में, म्यू जिसका 1 है। तो μ2 क्या हो जाएगा मुझे बताओ,
1 1 और v क्या हो जाएगा वो तो हमें निकालना है, माइनस μ1 कौन सा मीडियम है 1.5 जहां से लाइट रेज निकली है, अपॉन में म्यू कितना है देखो p से o की तरफ 3 सेंटीमीटर, प्लस लो कि नेगेटिव, प्लस लें कि नेगेटिव, इस डायरेक्शन में आ रहे हो ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या साइन लेना है माइनस का 3 सेंटीमीटर, भाई माइनस ही तो लूंगी, करेक्ट, इक्वल्स टू μ2 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस का बताओ, माइनस ऐसा ऑब्जेक्ट है तो पोल से रेडियस इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो अभी भी आप क्या आ रहे हो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो सरफेस का डायामीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, प्लस का लिखूं कि माइनस का, माइनस का माइनस का। अब मुझे इसका एक बार आंसर बताओ क्या आ रहा है, मैं मैच कर देती हूँ आंसर। v आ जाएगा बेटा आपका 2.5 सेंटीमीटर है ना, नेगेटिव का, नेगेटिव का आया है मतलब कहाँ इमेज बनी होगी, कहीं इनसाइड ही इमेज बनी होगी, क्लियर, इनसाइड ही इमेज बनी होगी। तो डायरेक्शंस लिखनी आ गई इसमें, किस तरीके से पॉजिटिव लेना है और किस तरीके से नेगेटिव लेना है, क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। पहली बात, एक स्मॉल एयर बबल है जो ग्लास स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियस गिवन है, बबल की डिस्टेंस दी हुई है 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, यानी इस सरफेस के यहां पर वो बबल है, यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। कह रहा है एपरेंट डेप्थ बताओ बबल की, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा होगा। अब ये एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है, इसमें डी डैश वाला फॉर्मूला मत लगा देना, तुम्हें एपरेंट से सोच के डी डैश वाला याद आएगा, बट वो डी डैश कब लगता था, डी डैश इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू, वो कब लगता था बोलो, पैरेलल बाउंड्रीज के लिए, वो पैरेलल बाउंड्रीज का क्वेश्चन था है ना, इसी तरीके से बाउंड्रीज बनाती थी ना उसमें हमेशा, पैरेलल बाउंड्रीज का क्वेश्चन था। ये स्फेरिकल बाउंड्री है, तो यहाँ पर हम ये, इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, स्फेरिकल वाला इक्वेशन पूछ रहा है, तो इस यहाँ पर क्या निकालोगे आप, इमेज निकालोगे, तो जो v आएगा वही इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, क्लियर हुआ। तो वही फॉर्मूला लगाना है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन म्यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बेटा μ2 क्या हो जाएगा देखो, ऑब्जेक्ट अंदर है तो यहां से तो लाइट रेज निकलेंगी और फिर यहां से बाहर चली जाएंगी, बैंड अभी होगा ना, यहां से कुछ इस तरीके से बाहर चली जाएंगी, तो μ2 वाला मीडियम एयर वाला है और इनसाइड वाला μ1 वाला मीडियम कौन सा है 1.5, तो μ2 की जगह क्या लिखोगे 1, v तो मुझे निकालनी है μ1 1.5, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, यहां पर पोल बन जाएगा ना, ये देखो भाई ये तो तुम्हारा स्फीयर है, जहां पर ये वाला पोल क्रिएट हो जाएगा, तो अब पोल से ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है और डिस्टेंस रेज इस तरीके से निकल रही है, तो आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, ऑपोजिट में, देखो ये पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऐसे और ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस का साइन लगाओगे और कितनी दूरी लिखोगे माइनस का 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5, रेडियस के लिए भी सेम ही करना पड़ेगा, पोल से इधर आना पड़ेगा, तो रेडियस भी क्या लिखोगे माइनस की कि प्लस की, माइनस का 10, 5 आ जाएगा 1, मैम, आंसर 1 आ रहा है। मैम -5 आएगी रेडियस।
नहीं 10 ही है, ठीक है ठीक रेडियस ही 10 है ना। हाँ, तो आंसर निकाल लेना, कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर, है ना। 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। Yes, ma'am. प्लस का कि नेगेटिव का, नेगेटिव का आ रहा होगा। Ma'am, negative. नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, इनसाइड, है ना, इनसाइड ही इमेज बन रही होगी। क्लियर, नेगेटिव है ना, तो पोल से डिस्टेंस अंदर की तरफ आएगी। ये वाला कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपना लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद फिर लेंस के क्वेश्चंस कर लेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मैं फॉर्मूले लिखवा दूंगी, जैसे आपने मिरर के लिए किया था, सेम इसी तरीके से होंगे, बस फॉर्मूले में कुछ कुछ चीजें का चेंज आएगा। क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/, कलर दूसरा ले लेते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। एक तो लेंस मेकर का ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू, बोलो और क्या है फॉर्मूला, दूसरा म्यू फॉर्मूला, लेंस अपॉन म्यू मीडियम म्यू, लेंस। हाँ, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1, करेक्ट, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें मैंने R1 और R2 कैसे बताया था, देखो, R1 वो वाली, R1 वो लेनी है, वो सरफेस लेनी है R1 जहां से लाइट रेज सबसे पहले इंसिडेंट होंगी। जैसे मेरा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला R1 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका पोल है। तो इसके लिए मेरे को अगर R1 कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सी बात है, ये इस वाले सरफेस का स्फीयर का पार्ट होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां होगा। तो इसके लिए R1 कैलकुलेट करने के लिए इस डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में R1 पॉजिटिव, तुम्हें हर केस में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स नहीं है कि R1 प्लस रहेगा या नेगेटिव रहेगा। देखना कैसे है, R1 वो वाली सरफेस होगी जहां लाइट इंसिडेंट होगी, R2 क्या हो जाएगा, R2 ये वाला बन जाएगा। तो R2 मेजर करने के लिए कहां पर आना पड़ेगा, इधर की तरफ, तो ये मेरा R2 कहलाया जाएगा, ये मेरा R1 कहलाया जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारे मेरे लेंस मेकर फॉर्मूला हुआ। मैग्निफिकेशन क्या होती है इस केस में, V/u, ठीक है, प्लस का साइन आता है, मिरर वाले में नेगेटिव आता था। और क्या फॉर्मूला हो जाएगा मैग्निफिकेशन का, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, f माइनस v/f और f/f प्लस u, ठीक है। ये मेरा मैग्निफिकेशन का यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब दो लेंस होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी भाई, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की नेगेटिव। फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब देखो होगा क्या, जब ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या, 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जैसे ही सराउंडिंग का मीडियम है ना, म्यू ऑफ मीडियम सराउंडिंग का मीडियम होगा, अगर सराउंडिंग का मीडियम लेंस के मीडियम से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर सराउंडिंग का मीडियम लेंस के मीडियम से ज्यादा है तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इस केस में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और कनकेव की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब ये अपना नेचर बदल लेते हैं, कब, अगर सराउंडिंग का मीडियम इनके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। अब इसके बेस्ड पे ही दो क्वेश्चन कर दो, काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। The radius of the plane of convection, the refractive index of the material is
फोकल लेंथ ऑफ द लेंस में तो नहीं होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, 1.75 है, तो सिंपल सी बात है, कनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स लेंस की तरह, है ना? अपना नेचर बदल लेगा ना, कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इसका आंसर ट्राई करो, कितना आ रहा है? फोकल लेंथ निकालो। लेंस का 1.5, सराउंडिंग का 1.75 -1। रेडियस क्या है? कनकेव लेंस है, हैज बोथ सरफेस ऑफ सेम रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, क्या हो जाएगा बताओ? सपोज ये R1 है, ये R2 है, और ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से लाइट इधर इंसिडेंट होंगी, तो ये पोल बनेगा इधर तरीके से। जल्दी बोलो। क्या आंसर आएगा? मैम फॉर्मूले ऑप्शन में ए आ रहा है। हम्म वो देखो ना, साइन क्या आ रहा है फोकल लेंथ का, प्लस की नेगेटिव? मैम नेगेटिव। नेगेटिव किसकी होती है? नेगेटिव किसकी होती है? वो कनकेव मैम लेंस। पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है? नहीं बेटा, नेगेटिव आंसर दिया हुआ है। F इक्वल्स टू -3.5 R आंसर दिया हुआ है। देखो चेक कर लेते हैं। वो ऑप्शन में माइनस नहीं दे रखा, कह रहा है हम्म ऑप्शन में माइनस नहीं दे रखा। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से चेक करो, ये अगर होगा फिर। नेगेटिव आएगा तो नेचर तो पता चलेगा, माइनस के साइन से पता चलेगा ना नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो ठीक है, देखो, अगर मेरे पास किसी लेंस की पावर पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव होगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है? तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, ठीक है? अगर मेरे पास फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर नेगेटिव, ये लेंस के केस में बात हो रही है सिर्फ स्पेसिफिक, मिरर में चेंज हो जाते हैं साइन, पावर भी नेगेटिव हो जाएगी, तो यानी ये कौन सा लेंस बनेगा? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है? अब बताओ, अगर पावर पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है? नेगेटिव आना चाहिए, है ना? नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव का मतलब है कौन किस तरीके से बिहेव करेगा? एज अ डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो, प्लेनो कॉन्वेक्स वाला। मैम यस। मैम आ तो पॉजिटिव ही है, मैं आप एक बार सॉल्व करके बता देंगे इसको। डाइवर्जेंट ये नेगेटिव आ रही है, एफ
मैम पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्या लिखना होगा यहाँ पे, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, सेम रेडियस R सेम है, on the inversion of the medium it will behave as a R1। ठीक है, 1/F इक्वल्स टू 1.75, 1.5 माइनस का साइन आ तो गया यहाँ पे, 1.75 1/R1। R1 क्या हो जाएगी इसमें कनकेव लेंस के लिए, मैम माइनस माइनस आर। और R2 की बात करूं तो R2 के लिए हम इस तरीके से जाएंगे। हाँ, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरीके से लेते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 2, और ये नेगेटिव आ जाएगा। उस केस में तो ये पॉजिटिव चली जाएगी। ये एक सेकंड। से हम्म, एक मिनट। Refractive index boosts have same radius on emergence in a medium of refractive index 1.75, it will behave as a, आंसर तो -3.5 दिया हुआ है। अगर R1 को चेंज करें इसमें, एक सेकंड देखना, एक मिनट। इसको R लेके तो ये वाला +1/R हो जाएगा, बट अगर मैं डायरेक्शन के अपोजिट लूंगी तो ये वाला नेगेटिव आना चाहिए, माइनस का 1/R है ना, और ये यहाँ से माइनस का 1/R हो जाएगा, तो ये तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव क्रिएट कर देंगे। करेक्ट, इस केस में तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, बट पॉजिटिव आना नहीं चाहिए क्योंकि नेचर चेंज हो जाएगा। मैम जो कनकेव लेंस है वो कन्वर्जेंस होता है या फिर डाइवर्जेंट? ये नेचर तो चेंज होगा ना। ना मैम वैसे नॉर्मली। नॉर्मली तो कन्वर्जेंट होगा ना वो कनकेव लेंस। मैम डाइवर्जेंट नहीं यस होता, मैम। डाइवर्जेंट होता कनकेव लेंस यस मैम डाइवर्जेंट होता डाइवर्ट है। कर देता है रेज को। यस मैम। अगर ये मेरे पास कन्वेक्स है तो यहाँ से लाइट रेज आएंगी तो ये इनको करेगा ना कन्वर्ज, कनकेव, कन्वेक्स है ना ये, तो कन्वेक्स लेंस ने क्या किया है, मैम ये कनकेव है। नहीं नहीं, कन्वेक्स स्फीयर की बात कर रही हूँ, कनकेव कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है ना, कन्वेक्स लेंस। यस मैम। हाँ, तो कन्वेक्स लेंस ने कन्वर्ज किया, तो दूसरा वाला कौन सा है हमारा कनकेव, तो कनकेव लेंस कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया ना। ठीक है, कनकेव लेंस डाइवर्जेंट की तरह काम करेगा, तो इसका नेचर चेंज होगा तो फिर क्या बनना चाहिए, कन्वर्जेंट। यस मैम। बट आंसर तो इन्होंने थर्ड दिया हुआ है ना इसमें, एक बार हमारे अकॉर्डिंग भी F पॉजिटिव आ रही है ना।
हो सकता है आंसर गलत हो। मैम रिफ्रैक्टिंग कनकेव लेंस डाइवर्जेंट है, नेचर चेंज होने पे इसको कन्वर्जेंट बनना चाहिए ना। अपना आंसर भी सही आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी तो कन्वर्जिंग हो जाएगी, करेक्ट। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। हो सकता है आंसर गलत हो, ठीक है। तो मे बी कन्वर्जेंट की तरह बिहेव करेगा। फोकल लेंथ कितनी आएगी, 3.5 आर पॉजिटिव की। ओके, तो कन्वेक्स लेंस बिहेव एज अ कन्वर्ज और कनकेव लेंस बिहेव एज अ डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके सरफेस का ज्यादा हो जाएगा सराउंडिंग का, तो दे विल चेंज देयर नेचर। एक बार इस वाले को ट्राई करना, एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला ट्राई करना बेटा एक बार। इसमें क्या बनेगा, प्लेनो कन्वेक्स है, तो प्लेनो के लिए हमारे पास रेडियस कितनी होती है, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस कितनी लेके चलते हैं, रेडियस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट, ठीक है। तो प्लेनो सरफेस के लिए रेडियस इन्फिनिटी ले लेना। 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। मीडियम मतलब एयर में ही रखा होगा, ठीक है। तो कन्वेक्स सरफेस है तो फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो R2 को क्या रखना पड़ेगा, R2 किसके बराबर हो जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर। R1 कितना रख लोगे, 18, ठीक है। कितना आंसर बनेगा सुमित इसका, मैम 30। हाँ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 को बस यहाँ पर इन्फिनिटी रख लो। फिर इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं फोकल लेंथ निकालने की, ठीक है। कि अगर हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो कैसे करेंगे। तो इसमें कई सिनेरियोज बनते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए। अगर मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट कैसे रखे हुए हैं, थिन सरफेसेस हैं और वो आपस में विदाउट एनी सेपरेशन रखे हुए हैं, उस केस में एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है। सपोज करो मेरे पास लेंसेज इस तरीके से रखे हुए हैं, हेडिंग क्या डालेंगे, एक सेकेंड, इसमें हेडिंग डालो आप, focal length of combination of lenses। focal length of combination of lenses, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास दो लेंस इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच करके, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो इस केस में मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा बताओ फोकल लेंथ क्या आएगी। तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, सपोज इसकी फोकल लेंथ f1 है, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ f2 है, तो f इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। क्लियर हुआ, इस तरीके से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ बना देती हूँ। मेरे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मेरे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, पहले वाले लेंस का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। दूसरे वाले का एक सेकेंड, डायरेक्ट ही दे लो, डायरेक्ट लिख लो, फोकल लेंथ लिख लो। फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इस वाले की फोकल लेंथ दी हुई है तुम्हें 20 सेंटीमीटर। एफ इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा? ये एफ इक्विवेलेंट भी पैरेलल में लिखो, 1/f इक्विवेलेंट। 1/f इक्विवेलेंट पहला क्या है? कन्वेक्स, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव, प्लस का 10। सेकंड वाला कनकेव, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो माइनस का 1/20। तो यहां से मेरे पास एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? प्लस का 20 सेंटीमीटर, प्लस का ही आएगा। तो यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ कॉन्वेक्स, है ना, एज अ कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा। ठीक है। अब मान लो एक और लिखो डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन करो इसका। ये दो सरफेसेस हैं, इसका तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का तुम्हें दिया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये वाली सरफेस भी 10 है और ये वाली भी 10 है और ये वाली है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तुम्हें 6/5। तुमसे पूछिए कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट फोकल लेंथ ना देके रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू ये सब दिया हुआ है। मेरे पास फोकल लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है? मानो पहले वाला सरफेस का निकाल रहे हैं f1, किसके बराबर हो जाएगा? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? लेंस का कितना है? 3/2, मीडियम एयर में है 1, पहली वाली रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, तो प्लस का 1/10 हो जाएगा। दूसरा वाला नेगेटिव का 1/10, तो ये भी यहाँ से प्लस 1/10, तो 1/f1 कितना आया? ये वैल्यू 1/f1 निकाल लेना, f1 आ जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली सेकंड वाले सरफेस की निकाल लोगे कनकेव मिरर के लिए 1/f2। म्यू ऑफ लेंस कितना दिया हुआ इसका? 6/5 माइनस 1, 1/r1 कितना है? r1 इसका, ये वाला r1 10 सेंटीमीटर है ना, तो r1 10 सेंटीमीटर है, तो क्या लिखोगे? माइनस का 1/10 माइनस का 1 दूसरा कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा? देखो अब की बार नेगेटिव नहीं लगाएंगे कि इस तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ तो सपोज करो, तो ये नेगेटिव का ही 1/10 कितना है? 20 है ना, 20 लिखेंगे। नेगेटिव का 1/20 कितना आया? 1/f2। माइनस 3/100 समथिंग बनेगा f2, और 1/f1 कुछ बनेगा बेटा 1/10 समथिंग। तो f इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये -3/100 सॉल्व कर लेना, वी विल गेट योर f इक्विवेलेंट। तो जब अगर हमारे पास स्पेस होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डायरेक्ट 1/f, स्पेस नहीं होगा तो 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर हमारे पास दोनों लेंसेज में कुछ ना कुछ स्पेस है ना, इफ स्पेस इज गिवन, अगर स्पेस है, मान लो मेरे पास एक लेंस यहाँ रखा हुआ है, दूसरा लेंस यहाँ रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तुम्हें? मान लेते हैं स्मॉल d दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा इनके बीच में f इक्विवेलेंट कितना होगा वो बताओ। तो 1/f इक्विवेलेंट किसके बराबर बनेगा? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d क्या है? इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये दोनों लेंसेज किस मीडियम में रखे हुए हैं, जो भी इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मल्टीप्लाई बाय f1/f2।
ठीक है, इस वाले केस में मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा अगर क्या आता है, देयर इज सम स्पेस। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये फोकल लेंथ निकालने के फॉर्मूले हैं, 3 केसेस बनते हैं इसमें। अगर दोनों साथ में रखे हैं तो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं लेंसेज तो क्या बनेगा, और अगर मेरे पास तीसरा बनता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड कब लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड कब लगाएंगे इसको, बोलो। मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ मेरे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, ये एक स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस मेरे को कैपिटल डी की हुई है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन के बीच में कुछ ऐसी पोजीशंस आएंगी जहां पर तुम्हें इस स्क्रीन पर शार्प इमेज दिखाई देगी। कैसी इमेज दिखाई देगी, शार्प इमेज। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है इसका, इसलिए पता होने चाहिए मेथड। शार्प इमेज दिखाई देगी। देयर आर 2 पोजीशंस। मान लो मेरे पास ये पहली पोजीशन है लेंस की, ये लेंस की पहली ऐसी पोजीशन है जहां पर स्क्रीन पर शार्प इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, सपोज ये सेकंड पोजीशन है जहां पर अगर मैं लेंस रखती हूं तो इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्क्रीन है। अब मान लो ये इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है वो स्मॉल डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है। अब इसमें मैं तुमसे पूछूंगी कि बताओ, जो भी ये फोकल लेंथ यूज हमने किया है, इस फोकल लेंथ, इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बताओ। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनता है फोकल लेंथ का, F इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी, माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब मान लो तुम्हारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है, इसने जो इमेज का साइज बनाया वो I1 बनाया। जो सेकंड पोजीशन है, इसने जब इमेज का साइज, इमेज बनाई स्क्रीन पर, इसका जो साइज आया I2 आया। अब पूछा जाता है कि बताओ ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, I ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ I1 I2। I1 I2 क्या है, I1 I2 आर द साइज ऑफ इमेजेस विच आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, बाय द सेम लेंस। ये सेम लेंस है, इसी सेम लेंस को 1 पे रखोगे तो भी शार्प इमेज, सेकंड पोजीशन पे रखोगे तो भी शार्प इमेज। क्लियर हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड भी किसके काम आता है, फोकल लेंथ निकालने के। तो 3 ऐसे मेथड हैं जहां फोकल लेंथ निकालने के लिए हमने यूज करी है। अभी बैठ जाना, एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, है ना। एक मिनट, है ना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाला एक टॉपिक आता है, अभी उनके क्वेश्चंस भी करके जाना। क्या होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस में, क्या करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस में, अगर मेरे पास ये एक लेंस है, इस लेंस को क्या करेंगे, लास्ट से सिल्वर कर देंगे। तो सिल्वरिंग करने से क्या होगा, ये जो लेंस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लेंस मिरर। मिरर बन जाएगा, मिरर की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर मान लो ये मेरे पास एक लेंस है और यहाँ पर मैंने एक मिरर रख दिया, कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर रख दिया, इस तरीके से भी कर लो। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है, अरे भाई मत जा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी बेटा, पहले किसको क्रॉस किया, लेंस को, फिर दूसरी बार किसको क्रॉस करेंगी, लेंस को, फिर यहाँ पर जाकर ये मिरर से टकराएंगी। क्लियर हुआ। मिरर से टकराने के बाद फिर से किस में क्रॉस करके आएंगी, ये इस किसको, लेंस को। तो यानी यहां पर देखो, अगर ये लेंस होता तो तुम्हारे पास इमेज कहाँ बनाता है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस कहाँ इमेज बनाता है, अपोजिट डायरेक्शन में ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी इमेज यहाँ बनती है जनरल केसेस में, करेक्ट। लेकिन इसने क्या किया, तुम्हारे मिरर ने, मिरर की वजह से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होगी मतलब यहाँ ही ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहीं यहाँ बनेगी, यानी ये किसकी तरह बिहेव करा, ये प्योर मिरर की तरह बिहेव करेगा।
तो अगर मुझे इसकी इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे इफेक्टिव फोकल लेंथ इसकी? देखो पावर लिखोगे, पावर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट पावर किसके बराबर होगी? सबसे पहले लेंस को क्रॉस किया, पावर ऑफ लेंस, उसके बाद फिर मिरर को, पावर ऑफ मिरर, फिर दोबारा से आया रिफ्लेक्ट होके, फिर से लेंस को क्रॉस करा, तो यानी फिर से किसकी लेंस लिखोगे, किसका पावर लिखोगे? लेंस का। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से पी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बना? 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब देखा क्या गया, पावर ऑफ जो भी ये पूरा कॉम्बिनेशन है ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो अगर मेरे पास मिरर की पावर है तो ये किसके बराबर होती है? मिरर की पावर माइनस -1। 1/f m, यानी यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाता है, जबकि लेंस में एज इट इज रहेगी। तो ये इक्विवेलेंट जब लिखोगे तुम फोकल लेंथ में, तो क्या लिखोगे? 1/f इक्विवेलेंट, बट साइन कैसा लिखोगे यहाँ पे? माइनस का, क्योंकि ये पूरा जो भी तुम्हारा डायग्राम था, दिस विल बिहेव एज अ मिरर। इक्वल्स टू लेंस के लिए क्या लिखोगे? 2 पावर ऑफ लेंस, इसमें सेम साइन रहेगा, माइनस 1 पावर ऑफ मिरर, है ना। एक सेकेंड, 1 कर देंगे तो फिर एफ लगाओ, यहाँ पे पावर क्यों लिखोगे? ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, तो मिरर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे साइन चेंज कर दिए, तो ये वाली चीज बन जाएगी। तो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी कब? जब अगर हम सिल्वरिंग ऑफ लेंस कर देंगे। फिर उसके बाद आता है कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस में क्या बनता है, अगर मैं किसी भी लेंस को कैसे कट करूंगी? वर्टिकली। ठीक है, अगर हमने किसी भी लेंस को वर्टिकली कट किया है तो क्या इसमें मेरी पावर या फोकल लेंथ चेंज होती है? क्या इसमें पावर या फोकल लेंथ चेंज होगी? इस केस में एज इट इज रहेगी, है ना। इस केस में ना तो पावर चेंज होती है ना फोकल लेंथ। इसका रीजन बता सकता है कोई, क्यों होगा ऐसा? फोकल लेंथ क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। देयर इज नो चेंज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो पावर एंड फोकल लेंथ रिमेन सेम। इस केस में रिमेन सेम रहेंगी अगर हम यहां से कट करते हैं तो। ठीक है, और अगर इनको वर्टिकली कट करती हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? वर्टिकली कट करने में क्या होगा? एकदम ऐसे कट कर दिया, मान लो इसकी इनिशियली फोकल लेंथ एफ थी, अब तुम्हारे पास ये दो सरफेस बन गए इस तरीके से, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ या ट्वाइस? ट्वाइस। हाँ, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ एफ। इसकी भी क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ एफ। पावर के साथ क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगी? अगर फोकल लेंथ डबल होगी तो पावर हाफ हो जाएगी, है ना। हाफ। पावर शुड बी हाफ। अगर इसकी पावर पी थी तो इन दोनों की पावर हाफ, फोकल लेंथ डबल। अब इसके एक बार 2-3 क्वेश्चंस हैं वो करके फिर तुम जा सकते हो, अभी रुक जाना। क्वेश्चन करके जाना। जो वो क्वेश्चन था ना जिसमें हमारा अभी कन्वर्जेंट वाला, जिसमें हमारा ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा था, एक बार उसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन। वो आंसर ठीक है, कहीं ना कहीं हमने एरर किया होगा उसमें। ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन। अब तुम्हारा कौन कौन से टॉपिक बच गए?
देखो इसमें मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड इमेज लिखी हुई है ना, हमने क्या देखा था कि हमें स्क्रीन पर शार्प इमेज मिलनी चाहिए, शार्प मतलब एकदम क्लियर इमेज मिलनी चाहिए, है ना। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, जो पोजीशन 1 थी हमारी, वो पोजीशन 1 कैसी इमेज बनाएगी, इनलार्ज इमेज यानी मैग्नीफाइड इमेज बनाएगी, ठीक है। जो पोजीशन 2 थी वो शार्प इमेज तो बनाएगी, लेकिन उसकी इमेज का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी वो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी। वो इमेज कैसी बनाएगी, डिमिनिश्ड इमेज। तो यानी ये पोजीशन 1 और पोजीशन 2 जो सेपरेशन है ये किसकी थी, हमारे दो मिरर्स, दो लेंसेज की, स्मॉल डी। इसमें पूछा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेज पोजीशन ऑफ द लेंस, है ना। पोजीशन ऑफ लेंस ही पूछी है तुमसे, निकालो स्मॉल डी। फॉर्मूला बेस्ड ही तो था, डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4D, ठीक है। सेकंड वाला करो, तो इसका ऑप्शन आ रहा है बेटा बी ऑप्शन सेकंड, ठीक है, 20.5। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, देखो एक कन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बनाता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, when the lens is shifted to a new position without disturbing the object। देखो ऑब्जेक्ट को फिक्स रखा है ना, बस उस लेंस को उस कैपिटल डी पर मूव करेंगे। मैंने क्या बोला था, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें हमें उस लेंस को मूव करना है। ऐसी दो पोजीशंस मिलेंगी जहां पर स्क्रीन पर इमेज जो है एकदम विजिबल क्लियर दिखाई देगी, शार्प इमेज मिलेगी। तो कह रहा है कि वी गेट अ रियल इमेज अगेन, है ना, रियल इमेज है तभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अदरवाइज दिखेगी नहीं। मतलब दो ऐसी पोजीशन है जहां पर रियल इमेज बनाई दे रही है। क्या बोला है, विच इज 60 सेंटीमीटर टॉल, यानी इसने 16 सेंटीमीटर टॉल बनाया है और दूसरी वाले ने 4 सेंटीमीटर बनाया था। तो ये ही हमारा साइज है, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 16 इंटू 4। तो 64 का रूट क्या बनेगा, 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन और करके जाओ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो। ये क्या होगा, लेंस का -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। यहां से सॉल्व करो और एक बार आंसर बताओ, +5 आ रहा है कि -5। ठीक है, एक बार ये भी घर से ट्राई कर लेना, इसमें लेंस की निकालनी पड़ेगी ना, फोकल लेंथ दे नहीं रखी किसी भी की, तो लेंस की निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस का निकालना पड़ेगा 1/FL इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 -1 mu of lens अपॉन mu of medium 1/r1 - 1/r2। कितनी आ जाएगी ये, 20 सेंटीमीटर आ रही है क्या, चेक करो, ठीक है। यस मैम। हाँ, मिरर की कितनी हो जाएगी, r/2 नेगेटिव का, यानी मिरर की हो गई 10 सेंटीमीटर मेरे पास, तो मिरर की एज इट 10 सेंटीमीटर रख दो।
देखो ये नेगेटिव साइन में हम ऑलरेडी रख चुके हैं ना नेगेटिव साइन, बस ये एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव रहेगा, ये याद रखना। तो कितना हो जाएगा 2/20 माइनस 1/10। ठीक है, एक बार इसका क्रॉस चेक कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस और हैं, ये वाले क्वेश्चंस ये बार होमवर्क में ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें तुम्हारा सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो देख लेना। और ये जो क्वेश्चन था जिसमें हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था, ये वाला, ये एक बार स्टार मार्क कर लो, इसको एक बार देख लेंगे कल। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, चलो बाय एवरीवन।